हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा अगला पार्ट जो कि है पार्ट 4 जिसका नाम है एक्सेल पर और अधिक जानकारी यानी कि मोर ऑन एक्सेल। तो बच्चों इस पार्ट में हमारा सीखने के उद्देश्य क्या है। तो हम सीखेंगे बच्चों यहाँ पर डेटा कॉपी करना या फिर मूव करना, उसके बाद रो या कॉलम सम्मिलित करना यानी कि इंसर्ट करना, उसके बाद बच्चों स्प्रेडशीट स्वरूपन और उसके बाद परिकलन कैलकुलेशन करने के लिए सूत्रों का उपयोग यानी कि फॉर्मूला सीखेंगे, संचालन का क्रम, उसके बाद बच्चों कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई, ठीक है, सेलों को मर्ज करना सीखेंगे, ऑटो फिल सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हमारा जो उद्देश्य है वो उसका टॉपिक क्या है, कॉपिंग एंड मूविंग डेटा या फिर कह सकते हैं कि डेटा कॉपी करना या फिर मूव करना। ठीक है बच्चों, तो वर्ड के समान एक्सेल में डेटा को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी किया जा सकता है। जैसे बच्चों आप एमएस वर्ड में क्या करते हैं, जो भी आपका डेटा होता है उसे आप क्या करते हैं, एक सेल से कॉपी कर सकते हैं ना, कॉपी पेस्ट करते हैं। वैसे ही आप एक सेल का डेटा दूसरे सेल में कॉपी कर सकते हैं। आइए हम इस कार्य को करते हैं। तो डेटा को काटें, कॉपी एंड और पेस्ट करें। तो आपको क्या करना है बच्चों, एक सेल का डेटा दूसरे सेल में कॉपी करना और जो पहले वाला सेल है उससे वो डेटा को रिमूव करना है यानी कि हटा देना है। तो कैसे करेंगे, हम संपूर्ण सेल सामग्री को कॉपी करने के लिए एक्सेल में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 कमांड्स होती हैं बच्चों जिसे आपको याद रखना है अपने डेटा को कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए या फिर रिमूव करने के लिए और कहीं और पेस्ट करने के लिए। तो वो 3 कमांड्स कौन कौन सी हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ जब हम कट कमांड का उपयोग करते हैं तो सामग्री मतलब बच्चों कंटेंट नई लोकेशन पर चली जाती है और मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो जहां पर वो ऑलरेडी डेटा था वहां से तो डिलीट हो जाएगा और जहां पर उसे हम पेस्ट कर रहे हैं वहां पर पेस्ट होगा। तो कॉपी कमांड के मामले में सामग्री यानी कि कंटेंट को नई लोकेशन पर कॉपी किया जाता है। ठीक है, और कॉपी कमांड में क्या करते हैं बच्चों, हम उसे कॉपी करते हैं यानी कि इधर जो पहली वाली लोकेशन है वहां पर तो डेटा रहेगा ही, लेकिन अब दूसरी लोकेशन पर भी सेम ही डेटा जाएगा। ठीक है, और यह इसके मूल लोकेशन पर भी मौजूद होती है। पेस्ट कमांड का उपयोग कॉपी किए गए डेटा को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जब आप किसी सेल को मूव करते हैं या उसको कॉपी करते हैं तो एक्सेल ऐसा करने के लिए संपूर्ण सेल कंटेंट और कक्ष स्वरूपन यानी कि सेल फॉर्मेट को स्थानांतरित या प्रतिलिपि यानी कि कॉपी करता है। इसके लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। तो स्टेप नंबर 1 बच्चों क्या है, उन सेलों का चयन करें जिन्हें आप मूव या कॉपी करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है बच्चों की चयनित यानी कि सेलेक्ट सेल की सामग्री को मूव या फिर कॉपी करने के लिए होम टैब पर क्लिपबोर्ड समूह में कट कॉपी कमांड पर क्लिक करें और उसके बाद बच्चों देखो सेलों को मूव करने के लिए कट पर क्लिक करें। ठीक है, एंड सेलों को कॉपी करने के लिए प्रतिलिपि यानी कि कॉपी पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, स्टेप नंबर 3 है उस सेल पर क्लिक करें जहां आप इंफॉर्मेशन पेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 4 है पेस्ट करने के लिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में होम टैब में पेस्ट कमांड पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक हल्का संकेत आपको दिया गया है कि सेलों के कंटेंट को कॉपी कट या पेस्ट करने के लिए कुछ शॉर्टकट की का भी उपयोग किया जाता है। तो बच्चों देखिए ये शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। कॉपी करने के लिए हम Ctrl+T दबाते हैं, कट करने के लिए Ctrl+X दबाते हैं और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V दबाते हैं। ओके स्टूडेंट, सब देखिए कॉलम की चौड़ाई और रो की ऊंचाई। तो बच्चों वर्कशीट पर आप 255 तक की स्तंभ यानी कि कॉलम की चौड़ाई और 409 तक की पंक्ति यानी कि रो की ऊंचाई निर्दिष्ट कर सकते हैं। यह मान यानी कि वैल्यू उन वर्णों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें मानक फॉन्ट के साथ स्वरूपित फॉर्मेट किए गए सेल में प्रदर्शित किया जा सकता है। डिफॉल्ट स्तंभ यानी कि कॉलम चौड़ाई 8.43 वर्ण है और डिफॉल्ट पंक्ति रो की ऊंचाई 15 अंक है। यदि किसी स्तंभ यानी कि पंक्ति, कॉलम, रो की ऊंचाई यह चौड़ाई 0 है तो यह छिपी हुई है, अर्थात यह ग्रिड में दिखाई नहीं देंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर अब नेक्स्ट है बच्चों कॉलम की चौड़ाई, रो की ऊंचाई सेट करें। कैसे सेट करते हैं बच्चों, तो कॉलम की
या फिर रो की चौड़ाई या ऊंचाई सेट करने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है उस स्तंभ या कॉलम या फिर पंक्ति या फिर रोज का चयन करें जिसकी चौड़ाई या ऊंचाई आप बदलना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी रो आपको, जिसका भी आपको चौड़ाई या ऊंचाई चेंज करनी है, या फिर जो भी कॉलम का आपको चेंज करना है चौड़ाई या ऊंचाई, उसको आपको सेलेक्ट करना होगा। होम टैब से सेल ग्रुप में फॉर्मेट कमांड पर क्लिक करना है। उसके बाद बच्चों ड्रॉप डाउन सूची के कक्ष आकार अनुभाग सेल साइज सिलेक्शन के अंतर्गत बच्चों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर है सेल साइज सिलेक्शन ग्रुप और इसके अंतर्गत कॉलम की चौड़ाई या रो की ऊंचाई चुने। तो यहाँ पर रो हाइट और कॉलम विड्थ बच्चों दिया गया है, जिससे आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। एक स्तंभ चौड़ाई यानी कि कॉलम विड्थ या पंक्ति ऊंचाई डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, ठीक है। और स्तंभ चौड़ाई यानी कि कॉलम विड्थ या पंक्ति ऊंचाई बॉक्स में वह मान लिखें जो आप कॉलम या रो की बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको 30 रोज चाहिए और कॉलम कितने चाहिए बच्चों, 30 ही कॉलम चाहिए, तो इस तरीके से आप इनकी वैल्यू सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम सीखेंगे कि ऑटोमेटिकली कॉलम रो कंटेंट फिट करना कैसे कर सकते हैं बच्चों। ऑटोमेटिकली कॉलम रो कंटेंट तो कैसे करेंगे, इसके लिए फॉलोइंग स्टेप्स आपको करने होंगे। स्टेप नंबर 1 है बच्चों सेलेक्ट ऑन बटन पर क्लिक करें, सेलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करना है बच्चों। उसके बाद दो कॉलम या दो शीर्षकों के बीच किसी भी बॉर्डर पर डबल क्लिक करें, किसी भी बॉर्डर पर आपको डबल क्लिक करना है, ओके। संपूर्ण वर्कशीट में कॉलम या रो नए आकार में परिवर्तित हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली कॉलम या रो कंटेंट फिट कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। नाउ एक मजेदार तथ्य बच्चों यहाँ पर आपको बताया गया है कि कभी कभी एक सेल प्रदर्शित हो सकता है, यह तब हो सकता है जब सेल में एक संख्या या एक तारीख होती है जो सेल की चौड़ाई से अधिक होती है। इससे सेल के सभी वर्ण अपने वर्तमान स्वरूप के साथ प्रदर्शित होते हैं। आपको कॉलम की चौड़ाई बढ़ानी होगी, ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद होगा रो कॉलम सम्मिलित करना यानी कि इंसर्टिंग रो एंड कॉलम। सो उसके लिए भी बच्चों आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो जब भी हमें आवश्यकता होती है, हम अपनी वर्कशीट में रो या कॉलम जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है रो यानी कि पंक्ति इंसर्ट करना, ठीक है। तो किसी वर्कशीट में कोई रो यानी कि पंक्ति सम्मिलित करने के लिए निम्न स्टेप्स का आपको पालन करना है बच्चों। तो स्टेप नंबर 1 है रो पर वहां क्लिक करें जहां आप कोई नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद होम टैब पर सेल समूह के तहत इंसर्ट कमांड पर क्लिक करना है आपको बच्चों। उसके बाद ड्रॉप डाउन सूची में रो इंसर्ट शीट विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट रो के ऊपर एक नई रो डाली जाती है और मौजूदा रोज नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर कॉलम इंसर्ट करना सीखेंगे, उसके लिए भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। किसी वर्कशीट में कोई कॉलम इंसर्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करना है। स्टेप नंबर 1 है बच्चों कॉलम पर वहां क्लिक करें जहां आप कोई नया कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2 है होम टैब पर इंसर्ट कमांड पर क्लिक करें। उसके बाद इंसर्ट शीट कॉलम विकल्प पर क्लिक करें। चयनित सेलों के बाईं ओर एक नया कॉलम डाल दिया जाता है और मौजूदा कॉलम दाईं ओर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम सीखेंगे बच्चों मर्जिंग सेल्स यानी कि सेलों को मर्ज करना, ठीक है। सेलों को मर्ज करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें बच्चों। तो स्टेप नंबर 1 है उन दो या अधिक एडजेसेंट सेलों का चयन करें जिन्हें आप मर्ज करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद होम टैब पर संरेखण यानी कि अलाइन समूह में मर्ज एंड सेंटर कमांड पर क्लिक करें, ठीक है। सेलों को एक रो या कॉलम में मर्ज किया जाएगा और सेल सामग्री कंटेंट मर्ज किए गए सेल के केंद्र में प्रदर्शित होगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए सेलों को विभाजित करें, कैसे सेलों को विभाजित कर सकते हैं बच्चों। तो सेलों को विभाजित करने के लिए निम्न स्टेप्स का पालन करें। स्टेप नंबर 1 है मर्ज किए गए सेल का चयन करें जिसे आप विभाजित करना चाहते हैं। उसके बाद होम टैब पर संरेखण यानी कि अलाइन समूह में मर्ज एंड सेंटर कमांड पर क्लिक करें और उसके बाद बच्चों सेलों को अनमर्ज करें विकल्प का चयन करें, ठीक है। सेल विभाजित हो जाएंगे और मर्ज किए गए सेलों की सामग्री कंटेंट विभाजित सेलों की रेंज के ऊपरी बाएं सेल में प्रकट होगी, ओके बच्चों। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीखने वाले हैं बच्चों फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट यानी कि स्प्रेडशीट स्वरूपन, ओके। अपनी स्प्रेडशीट को और बेहतर बनाने के लिए आप टेक्स्ट नंबर कलर और तालिका शैलियां टेबल स्लाइड जैसे कई तत्वों को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है बच्चों रैप टेक्स्ट।
आप रैप टेक्स्ट सुविधा का उपयोग करके सेल के अंदर टेक्स्ट की कई लाइनें प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी सेल में रैप टेक्स्ट से अन्य सेलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके बच्चों, उसके बाद है सेलों में बॉर्डर्स। पूर्व निर्धारित बॉर्डर यानी कि स्टाइल का उपयोग करके आप सेलों के चारों ओर त्वरित रूप से बॉर्डर या रेंज को सेलों में जोड़ सकते हैं। ओके, यदि सूचीबद्ध सेल बॉर्डर्स आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं तो आप कोई कस्टम बॉर्डर बना सकते हैं। बॉर्डर सेल या सेल रेंज पर लागू होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने ये सीखा। उसके बाद एक मजेदार तथ्य आता है बच्चों, यदि आप सेल बॉर्डर्स का उपयोग नहीं करते हैं लेकिन चाहते हैं कि सभी सेलों के लिए वर्कशीट ग्रिड लाइन बॉर्डर्स मुद्रित पृष्ठों यानी कि प्रिंट पेज पर दृश्यमान हो, तो आप वैल्यू टैब के अंतर्गत शो ग्रिड लाइन विकल्प की जांच करके ग्रिड लाइनें प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक और हल्का संकेत यहाँ पर दिया गया है। कोई कस्टम बॉर्डर शैली यानी कि स्टाइल लागू करने के लिए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में मोर बॉर्डर्स पर क्लिक करें। बॉर्डर टैब पर अंडरलाइन और कलर के अंतर्गत इच्छित अंडरलाइन और कलर क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद बच्चों है सेल स्टाइल्स। आप सेल स्टाइल्स लागू करने के लिए कस्टम बॉर्डर, कलर और फॉर्मेट सहित सेल स्टाइल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास ऑप्शन आता है ऑटो फिल का। स्वतः भरण यानी कि ऑटो फिल सुविधा स्वचालित रूप से ऑटोमेटिकली आपके वर्कशीट में डेटा की एक सीरीज भरती है। यह पाठ यानी कि टेक्स्ट या संख्या श्रृंखला नंबर सीरीज को पूरा करने में आपका समय बचाती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट हम सीखेंगे यूजिंग फॉर्मूलाज टू परफॉर्म कैलकुलेशन यानी कि परिकलन कैलकुलेशन करने के लिए सूत्रों का उपयोग करना। ठीक है बच्चों, देखिए एक्सेल में सूत्र बराबर यानी कि इक्वल टू चिन्ह से प्रारंभ होते हैं। जब किसी सेल की सामग्री कंटेंट बराबर के चिन्ह से प्रारंभ होती है तो एक्सेल समझता है कि उपयोगकर्ता ने यह एक सूत्र दिया है। कोई भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग बच्चों इक्वल टू साइन से होती है। यदि आप बराबर का चिन्ह दर्ज नहीं करते हैं तो एक्सेल आपकी प्रविष्टि एंट्री को टेक्स्ट के रूप में मानेगा और परिकलन यानी कि कैलकुलेशन विफल हो जाएगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि फॉर्मूला एंटर करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू साइन का प्रयोग करना है। यह जानने के लिए कि सूत्र कैसे कार्य करते हैं, हम खाली सेल A1 का चयन करके एक सरल अभ्यास से प्रारंभ करेंगे। जैसे कि बच्चों 5+5 टाइप करें और एंटर कुंजी दबाएं। जैसे ही आप एंटर कुंजी दबाते हैं एक्सेल परिकलन यानी कि कैलकुलेशन निष्पादित करता है और परिणाम A1 में 10 के रूप में दर्शाता है। अन्य सेलों में कुछ और सूत्र दर्ज करें और देखें कि इक्वल टू 5+8 क्या होता है, इक्वल टू 8 इंटू 5 क्या होता है, इक्वल टू 3.8 डिवाइडेड बाई 54 क्या होता है और इक्वल टू 8 रेज़ टू पावर 5 क्या होता है। ठीक है, परिक्रमशः 13, 40, 1.6 और 32,768 होगा। ऐसे ही बोर्ड मास नियम पर आधारित कुछ सूत्रों को सेलों में निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि इक्वल टू 8+5 हमने किस में डाला है, ब्रैकेट में माइनस ब्रैकेट 2 - 3 रेज़ टू पावर 2। ओके, और सेकंड हमारे पास हमें एग्जाम्पल दिया गया है 8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 रेज़ टू पावर 2 - 5। ओके बच्चों, तो बोर्ड मास की हेल्प से ये क्वेश्चंस जो एक्सेल है वो सॉल्व करता है। फिर बच्चों यहाँ पर एक और मजेदार तथ्य दिया गया है कि एक्सेल गणितीय गणना के लिए बोर्ड मास नियम का पालन करता है, जहां B कोष्ठक के लिए, O गुणा के लिए, D भाग के लिए, M गुणा के लिए, A जोड़ के लिए और S घटाव के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपने निम्न तरीके से गणना करने के लिए सेल के पते का भी उपयोग कर सकते हैं। ध्यान दें कि जब सूत्र पट्टी में सेल C1 का चयन किया जाता है तो फॉर्मूला बार आपके द्वारा टाइप किया गया सूत्र दिखाता है। ठीक है, आज सेलों का चयन करने के बाद ऑल्ट प्लस इक्वल टू कुंजियों को एक साथ दबाकर आसन्न यानी कि एडजेसेंट सेलों के योग की गणना भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उसके बाद एक सूत्र फॉर्मूला के तत्व नियम है। तो क्या क्या नियम है बच्चों, सबसे पहले है रेफरेंस। सेलों की कोई रेंज या सेल जिसे आप अपने परिकलन यानी कि कैलकुलेशन में उपयोग करना चाहते हैं वो आपको सेट करना होगा।
उसके बाद बच्चों ऑपरेटर्स कौन कौन से प्रतीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, देन डिवाइड, उसके बाद रेज टू पावर एंड परसेंटेज आदि जो प्रदर्शन की जाने वाली गणनाओं को निर्दिष्ट करते हैं। उसके बाद है बच्चों कॉन्टेंट्स, संख्याएं या पाठ का मान, टेक्स्ट वैल्यू जो परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर देखिए संचालन का क्रम यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा ये देखना है। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन हमें ध्यान रखना है। तो किसी सूत्र का उपयोग करके परिकलन यानी कि कैलकुलेशन करते समय एक्सेल वरीयता के नियम निम्न नियमों का पालन करता है। ठीक है, सबसे पहले एक्सेल पहले कोष्टक के भीतर की संख्याओं की गणना करता है। उसके बाद एक्सेल जोड़ और घटाव से पहले गुणाएं और भाग परिकलित करता है, क्योंकि बच्चों पूरा का पूरा बोर्डमास रूल फॉलो होता है। एक्सेल समान वरीयता वाले वर्कर ऑपरेटरों का बाएं से दाएं परिकलन करता है। ठीक है, यानी कि लेफ्ट टू राइट ऑपरेशंस होते हैं। ओके, नाउ उदाहरण के लिए एक्सेल सूत्र 10 + 10 10 × 2, ठीक है, यानी कि 10 + 10 × 2 का आंसर 30 देता है, यानी कि परिणाम क्या आता है 30 आता है, क्योंकि एक्सेल 10 से 2 को गुणा करता है और फिर 10 जोड़ता है। ठीक है, यानी कि बोर्डमास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई करता है उसके बाद ऐड करता है। हालांकि सूत्र 10 + 10 × 2 का परिणाम 40 होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्सेल पहले कोष्टक के भीतर अभिव्यक्ति यानी कि 10 + 10 की गणना करता है, फिर इसे 2 से गुणा करता है। यदि आप उस क्रम के बारे में सुनिश्चित नहीं है जिसमें एक्सेल परिकलित यानी कि कैलकुलेट करता है तो लघु कोष्टकों यानी कि शॉर्ट ब्रैकेट का उपयोग करें। लघु कोष्टक केवल आपके सूत्रों को पढ़ने में आसान बनाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये बात समाप्त होता है जिसमें हमने देखा कि एक्सेल में कौन कौन से फीचर्स हैं और किस किस का आप उपयोग कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए, स्टाइल्स के लिए, सेल्स का जो कंटेंट है उसे कॉपी पेस्ट या कट कैसे करना है, तो ये सभी हमने इस चैप्टर में सीखा। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पार्ट के साथ। तब तक स्टूडेंट्स यू हैव टू कीप रिवाइजिंग एंड कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग प्रैक्टिकल्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।